नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गोविंद राय गर्ग उर्फ डॉक्टर गोगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटीवायरल ड्रग्स। तो एंटीवायरल ड्रग्स में हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम जनरल मैकेनिज्म देखेंगे कि वायरस कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कहाँ-कहाँ पे दवाइयाँ काम कर सकती हैं। फिर हम स्पेसिफिक वायरसेस पढ़ेंगे, दो सबसे इंपॉर्टेंट एचआईवी और कोविड-19। उसके बाद बाकी थोड़ा-थोड़ा इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में, हर्पीज वायरसेस के बारे में और हेपेटाइटिस वायरसेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक सेल है, कोई भी सेल है हमारा, और यहाँ पे एक वायरस है। वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, वो आरएनए होगा या डीएनए होगा, और किसी वायरस में वो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोकैप्सिड से कवर होता है, किसी में बिना न्यूक्लियोकैप्सिड के होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? वायरस और सेल आपस में फ्यूज होते हैं, मिक्स होते हैं, वायरस और सेल का फ्यूजन होता है। जब ये फ्यूज होते हैं उसके बाद वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर भेज देता है। जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर आ गया, अगर कवरिंग है तो कवरिंग के साथ, और अगर कवरिंग नहीं है तो बिना कवरिंग के। अब अगर कवरिंग है तो हमें इस कवरिंग को हटाना पड़े। तो सबसे पहला स्टेप होगा, इस कवरिंग को हटाना पड़ेगा, और इस कवरिंग को हटाने की प्रोसेस को कहते हैं अनकोटिंग। क्या बोलते हैं इसको? अनकोटिंग। कवरिंग को हटाना, अनकोटिंग। ठीक है, अनकोटिंग हो गई, डीएनए या आरएनए वायरस का फ्री हो गया। अब ये आरएनए या डीएनए जो भी वायरस का है वो मल्टीप्लाई करने लग जाएगा, तो बहुत सारे आरएनए डीएनए बहुत सारे बना देगा, बहुत सारे बना देगा। उसके बाद इससे प्रोटीन बनेंगी, बट प्रोटीन जो बनती हैं वो मोस्टली इनएक्टिव प्रोटीन्स बनती हैं। उन प्रोटीन्स को एक्टिव करना पड़ता है, एक्टिव प्रोटीन्स। और जब प्रोटीन सारी एक्टिव हो गई तब जो वायरस है असेंबल हो जाता है, पूरा वायरस नया बन जाता है विद द न्यूक्लियोकैप्सिड एंड विद द एवरीथिंग। अब ये वायरस जो बन गया ये सेल के बाहर जाएगा और दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल साइकिल है, ब्रीफली बहुत इजी सा बना के हमने देखा है। तो वायरस ने सेल के साथ फ्यूज किया, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजा, जेनेटिक मटेरियल फ्री हुआ अनकोटिंग के साथ। उसके बाद उसने बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल मिलाया, पॉलीमराइजेशन हुई, उसके बाद प्रोटीन बनी, प्रोटीन एक्टिव हुई, असेंबली हुई, मैच्योर हुआ, बाहर चला गया। ठीक है, तो टारगेट क्या है? दवाइयां फ्यूजन को रोक सकती, फ्यूजन इनहिबिटर हो सकता है। एक एक एग्जांपल के साथ पढ़ रहे हैं हम। इसको कहते हैं एनफ्यूविरटाइड। एनफ्यूविरटाइड एक दवाई है जो एचआईवी के वायरस में फ्यूजन को रोकती है। फिर दूसरा, हम अनकोटिंग को रोक सकते हैं अगर जेनेटिक मटेरियल फ्री ना हो। इसकी एग्जांपल है अमांटाडेन। अमांटाडेन अनकोटिंग को रोक सकते हैं। फिर उसके बाद वायरस की मल्टीप्लिकेशन को रोक सकते हैं, जैसे ए साइक्लोविर है, ए साइक्लोविर। प्रोटीन को एक्टिव होने से रोक सकते हैं, जैसे लोपिनाविर है। या फिर हम वायरस जब बन गया तो उसके बाहर जाने से रोक सकते हैं। ये बाहर जाने का काम न्यूरामिनिडेज एंजाइम करता है, तो उसको रोकने वाली दवाई है जैसे ओसेल्टामिविर, वो बाहर वायरस की रिलीज को रोक सकती है। ठीक है? तो ये तो ग्रॉसली जर्नल था, चीज बता दी हमने कि कौन सा इन जनरल वायरसेस कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कहां रोक सकते हैं। ठीक है, अब हम स्पेसिफिक पढ़ते हैं एक एक करके। हम एचआईवी से स्टार्ट करते हैं। एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी कौन से सेल्स को अफेक्ट करता है मेनली? यस, CD4 सेल को करता है। तो ये एक हमारा CD4 सेल है, ये हमारा एक CD4 सेल है, CD4 सेल। ये हमारा वायरस है एचआईवी, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। रिमेंबर, ये रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस किसको कहते हैं? जो आरएनए से डीएनए बनाए। नॉर्मली तो डीएनए से आरएनए बनता है, ये उल्टा करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है, इसलिए तो रेट्रोवायरस कहते हैं। तो रेट्रोवायरस है तो मतलब आरएनए होना चाहिए ना, तभी तो आरएनए से डीएनए बना पाएगा। तो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, बिना कवरिंग के, न्यूक्लियोकैप्सिड नहीं हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि वायरस और CD4 सेल गले मिलते हैं, फ्यूज होते हैं। वायरस और CD4 सेल गले मिलते हैं, जिसमें वायरस के दो हाथ हैं और CD4 सेल के दो हाथ हैं गले मिलने के लिए। वायरस के दो हाथों का नाम क्या है? एक हाथ का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 41, और दूसरे हाथ का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 120। ये वायरस के दो हाथ हैं, इन दो हाथों की मदद से वो CD4 सेल के साथ फ्यूज करेंगे। और CD4 सेल के दो हाथों के नाम क्या हैं? एक का नाम है CD4,
CD4 सेल है तो उसका रिसेप्टर होगा CD4 रिसेप्टर। और दूसरा यहां पे एक चैनल बनाने के लिए एक और होता है, उसका नाम है CCR5। किसी सेल में ये CCR5 होता है, किसी सेल में ये CXCR4 होता है, दोनों में से एक होता है, कीमोकाइन रिसेप्टर कहते हैं इनको। ठीक है, तो बेसिकली वायरस और CD4 सेल को गले मिलना है, तो गले मिलने के लिए वायरस के पास भी हाथ होगा, CD4 सेल के पास भी हाथ होगा। वायरस के पास जो हाथ है उनको कहते हैं GP41 और GP120, ये दो ग्लाइकोप्रोटीन हैं, जबकि CD4 सेल के पास दो ग्लाइकोप्रोटीन है, एक है CD4 और एक है CCR5। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूज हुआ, फ्यूज होने के बाद उसने इस बेसिकली GP41 और 120 की हेल्प से फ्यूज होता है। फ्यूज होने के बाद एक जहां पे चैनल बन जाता है, रास्ता बन जाता है, इस रास्ते के थ्रू जो RNA है वो सेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो वायरस का RNA सेल में आ गया, सेल में RNA आ गया, बट काम तो DNA करेगा, तो इस RNA से DNA बनाना पड़ेगा। वायरस क्या करता है, वो इस RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। नॉर्मली DNA से RNA बनता है, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, बट यहां पे RNA से DNA बन रहा है तो इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने RNA से DNA बना दिया। अब क्या है कि DNA तो बन गया, बट ये DNA काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो वायरस का है, और वायरस तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, मतलब वायरस ह्यूमन सेल की मशीनरी को यूज किए बिना कुछ नहीं कर सकते। DNA बना लिया इन्होंने, बट ये DNA कर कुछ नहीं सकता, तो इस DNA को ह्यूमन सेल के DNA से मिलना पड़ेगा तभी तो काम होगा। तो CD4 सेल के अंदर तो DNA पड़ा ही होगा, ये CD4 सेल के अंदर DNA पड़ा है, इस DNA के साथ वायरल DNA इंटीग्रेट हो गया, जुड़ गया, वायरल DNA जुड़ गया, तब ये DNA जाके एक्टिव होगा। अकेला DNA इनएक्टिव था, जब ह्यूमन DNA मिला तभी एक्टिव हुआ। तो इसको जोड़ने का जो काम करता है, इंटीग्रेशन का जो काम करता है, उस एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज। इंटीग्रेज एंजाइम है जो वायरल और ह्यूमन DNA को इंटीग्रेट करता है, सिंपल लैंग्वेज में DNA को एक्टिव करता है। अब जब DNA एक्टिव हो गया, तब DNA ने अपना काम करना शुरू कर दी। DNA क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, बहुत सारे DNA बनाएगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन करेगा, बहुत सारे मैसेंजर RNA बनाएगा, फिर ट्रांसलेशन करेगा, बहुत सारी प्रोटीन्स बनाएगा। तो ये एक्टिवेट हो गया और इसने प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रोटीन्स बना रहा है और हेल्प किसकी ले रहा है, ह्यूमन DNA की। अब ह्यूमन DNA की हेल्प लेगा तो प्रोटीन तो वैसे ही बनाएगा ना जैसे ह्यूमंस में बनती हैं। ह्यूमन में प्रोटीन में क्या प्रॉब्लम होती है बनने में, ह्यूमन प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव बनती हैं। ह्यूमन प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव बनती हैं। क्यों इनएक्टिव बनती हैं, जैसे कभी भी इंसुलिन नहीं बनता, प्री प्रो इंसुलिन बनता है, कभी भी थ्रोम्बिन नहीं बनता, प्रो थ्रोम्बिन बनता है, तो रेनिन नहीं बनता, प्रो रेनिन बनता है। ज्यादातर प्रोटीन ह्यूमंस में इनएक्टिव बनती हैं, तो ये भी इनएक्टिव बनती है। अब वायरस को पता था ये बात कि क्योंकि मैंने ह्यूमन की हेल्प ली है तो ह्यूमन तो धोखा देंगे ही, तो उसको पता था धोखा मिलेगा, इनएक्टिव प्रोटीन बना देंगे, तो इसलिए वायरस अपना एंजाइम साथ लेके चलता है। उस एंजाइम का नाम है प्रोटीएज। तो प्रोटीएज एंजाइम जो है वो इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव कर देता है। प्रोटीन एक्टिव हो गई, और जब प्रोटीन्स सारी एक्टिव होगी वायरस की, तो ये वायरस अपनी असेंबली करेगा और ये नया वायरस बना देगा, पूरा मैच्योर कर देगा, पूरा नया वायरस रेडी हो जाएगा। ये पूरा नया वायरस विद द जेनेटिक मटेरियल इज रेडी नाउ, रेडी हो गया। अब ये वायरस सेल के बाहर जाएगा और दूसरे CD4 सेल के साथ अटैच करने लग जाएगा, तो इस तरह से इंफेक्शन फैलता जाएगा। ठीक, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वायरस और CD4 सेल का फ्यूजन हुआ, आपस में जुड़े, गले मिले, जेनेटिक मटेरियल RNA अंदर आ गया, वो RNA से DNA बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने बनाया। DNA जो था वो इनएक्टिव था, ह्यूमन DNA के साथ इंटीग्रेट करके एक्टिव हुआ, इंटीग्रेज ने किया ये काम। जब वो एक्टिव हो गया तो प्रोटीन बनने लग गई, बट प्रोटीन इनएक्टिव थी। उन इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव किसने किया, प्रोटीएज एंजाइम ने किया। जब सारी प्रोटीन एक्टिव होगी तो वायरस असेंबल हुआ, सेल के बाहर गया और दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने लग गया। क्लियर? तो ये नॉर्मल लाइफ साइकिल है HIV का। तो इसमें दवाइयां कहां काम कर सकती हैं? सबसे पहले जो वायरस और CD4 सेल फ्यूज हो रहे थे, गले मिल रहे थे, अगर हम इनका ये भरत मिलाप रोक दें तो वायरस एंटर ही नहीं कर पाएगा अंदर। तो इसको कहते हैं, भरत मिलाप रोकने वाली दवाइयों को फ्यूजन इनहिबिटर। जो वायरस और CD4 सेल का फ्यूजन रोके उनको फ्यूजन इनहिबिटर कहें।
उसके बाद अगर सपोज ये रोक नहीं पाए, वायरस का आरएनए अंदर चला गया, तो अगला स्टेप था आरएनए से डीएनए बनाना, तो हम इसको रोक सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को। तो अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर दिया तो डीएनए नहीं बनेगा। मान लो डीएनए बन भी गया तो उस डीएनए को एक्टिव होने से रोक दो। वो कैसे रोकेंगे? इंटीग्रेज को इनहिबिट कर सकते हैं। इंटीग्रेज को इनहिबिट किया, डीएनए एक्टिव नहीं हुआ। सपोज डीएनए एक्टिव भी हो गया, प्रोटीन भी बना दी, तो हम क्या कर सकते हैं? इस प्रोटीएज को इनहिबिट कर सकते हैं ताकि प्रोटीन एक्टिव ना हो। तो टोटल 4 तरह की दवाइयां हैं जो कि एचआईवी में काम आती हैं। फ्यूजन इनहिबिटर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इंटीग्रेज इनहिबिटर, प्रोटीएज इनहिबिटर। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइंड कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं इन सबका। पहला है फ्यूजन इनहिबिटर, दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, तीसरा है इंटीग्रेज इनहिबिटर और चौथा है प्रोटीएज इनहिबिटर। ये 4 तरह की दवाइयां हम एचआईवी में डिस्कस करते हैं। पहली दवाई फ्यूजन इनहिबिटर से स्टार्ट करते हैं। फ्यूजन इनहिबिटर, सबसे पहले फ्यूजन इनहिबिटर हैं क्या भला? फ्यूजन इनहिबिटर जो हैं वो एचआईवी में वायरस और CD4 सेल के फ्यूजन को रोक रहे हैं। मतलब ये जो इनको गले मिलना था, उन गले मिलने को रोक रहे। तो गले मिलने से कैसे रोके? हाथ काट दो इनके। अगर हमने हाथ काट दिए तो गले कैसे मिलेंगे? ठीक है, तो ये दवाइयां वो हैं फ्यूजन इनहिबिटर जो कहते हैं कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो इनके हाथ काटने वाली दवाइयों को फ्यूजन इनहिबिटर कहते हैं। तो हमने क्या बताया था? फ्यूजन के लिए वायरस के पास कौन से हाथ हैं? वायरस के हाथ के नाम क्या हैं? ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ग्लाइकोप्रोटीन 120। और CD4 सेल के हाथों का नाम क्या है? CD4 रिसेप्टर और दूसरा है CCR5। ये वायरल है, ये ह्यूमन है। अगर हम वायरस के हाथ काट दें या ह्यूमंस के हाथ काट दें तो गले नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये दवाइयां बेसिकली इनको इनहिबिट करती हैं। अगर कोई दवाई GP41 पे बाइंड कर गई तो फ्यूजन नहीं हो सकता, 120 पे बाइंड कर गई फ्यूजन नहीं हो सकता। बट ये जो CCR5 है, CCR5 का एक्चुअल काम फ्यूजन नहीं होता। CCR5 का क्या काम होता है कि जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो यहां पे रास्ता बनाना इनका काम होता है। CCR5 का काम है कि टनल बनाना, रास्ता बनाना जिसके थ्रू आरएनए अंदर आ सके। ठीक है, तो अगर हमने इसको इनहिबिट कर दिया तो आरएनए अंदर नहीं आ पाएगा। बेसिकली ये वायरस की एंट्री को रोकते हैं। ठीक है, तो दवाइयां कौन कौन सी हैं? GP41 पे जो बाइंड करती है दवाई, इसका नाम है एनफ्यूविरटाइड। एनफ्यूविरटाइड, एनफ्यूविटाइड के नाम में सब कुछ लिखा है। क्या लिखा है नाम में? ये एनवेलप पे बाइंड करती है। वायरस के एनवेलप के ऊपर एक प्रोटीन थी ग्लाइकोप्रोटीन 41, ये एनवेलप पे बाइंड करती है। एंड फ्यूजन ऑफ द वायरस विद द टी सेल इज इनहिबिटेड। नाम में सभी लिख दिया इसने, सब कुछ लिख दिया। नाम में क्या लिख दिया कि एनवेलप पे बाइंड करके फ्यूजन ऑफ द वायरस विद द टी सेल इज इनहिबिटेड। मैकेनिज्म याद हो गया। तो इसके नाम के एंड में क्या आता है? टाइड आता है। टाइड का मतलब क्या है? ये पेप्टाइड है। पेप्टाइड होने का मतलब क्या है? ओरल नहीं दे सकते तो इसको इंजेक्शन से देते हैं, सबकुटेनियस। हो गया एन्फिबेटाइड पहली दवाई। अब दूसरी दवाई आते हैं। अगर वायरस के GP120 पे दवाई बाइंड कर जाए, मतलब वायरस का दूसरा हाथ काट दे तो भी गले नहीं मिल सकते। और ये जो दवाई बाइंड करती है इसका नाम है फॉसटेम्साविर। इसका क्या नाम है? फॉसटेम्साविर। फॉसटेम्साविर। और ये क्या है? ये एक्चुअली टेम्साविर की प्रोड्रग है। टेम्साविर दवाई का नाम है, उसकी प्रोड्रग है फॉसटेम्साविर। इसको दे सकते हैं ओरल। ये ओरल प्रोड्रग है टेम्साविर की। नहीं, फिर तीसरा हम CD4 सेल के हाथ काट दें। अगर CD4 सेल के हाथ काट दिए मतलब CD4 पे बाइंड कर दी दवाई, तो फिर से फ्यूजन नहीं हो सकता। और ये दवाई हमने बेसिकली बनाई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई किसके अगेंस्ट? CD4 के अगेंस्ट। उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का नाम क्या रख दिया हमने? इबालीजुमैब। इबालीजुमैब इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट CD4। तो इसके नाम में क्या लिखा है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। किस काम आती है वो याद करने के लिए शुरू में एक छोटा सा H लगा दो तो HIV बन जाएगा। HIV के काम आती है। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है तो इंजेक्टेबल तो होगी, इसको देते हैं IV, इंट्रावेनस। फिर लास्टली हमने एक दवाई बनाई जो CCR5 पे बाइंड करती है, टनल बनने को रोकती है, रास्ता बनने को रोकती है। उस दवाई का नाम है मैराविरॉक। मैराविरॉक। मैराविरॉक के नाम में क्या लिखा है? इसके नाम में लिखा है मारा वायरस।
पहली कह रही है कि वायरस को मार दिया। कैसे मारा? बाय बाइंडिंग टू CCR5। CCR5 पे बाइंड करके वायरस को मार दिया, और एक लेटर बचा, उसको कैसे यूज कर लेंगे? इट कैन बी गिवन ओरली। ठीक, ओरल दे सकते हैं। तो मैराविरोक ओरल है, बट प्रॉब्लम यह है कि जिन CD4 सेल्स में CCR5 नहीं होता, जिनमें CXCR4 होता है, उनमें ये काम नहीं करेगी। तो जिसमें CCR5 है सिर्फ उसी में काम करेगी, जिसमें CXCR4 है उसमें काम नहीं करेगी। तो इसको कहते हैं कि इट शोज द CCR5 ट्रोपिज्म, मतलब जिसमें CCR5 है उसी ग्रुप में, उसी सेल्स में काम करेगी। ठीक है, तो यह पहला ग्रुप था HIV वाली दवाइयों का, जिनको कहते हैं फ्यूजन इनहिबिटर। बेसिकली ये हाथ काटने वाली दवाइयां हैं, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ओके, दूसरा ग्रुप क्या था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो एंजाइम ही है ना एक। तो एंजाइम इनहिबिटर दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होंगे या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होंगे। यही तो दो तरीके के हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कॉम्पिटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं? ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होते हैं जो कंपटीशन करते हैं। किससे कंपटीशन करते हैं? सबस्ट्रेट से। सो दोनों एंजाइम से बाइंड करने की कोशिश करते हैं, दवाई बाइंड कर जाती है तो एंजाइम इस पे काम नहीं कर पाता। अब क्वेश्चन ये है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का सबस्ट्रेट क्या होता है। अब उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। 4 नाइट्रोजन बेस हैं डीएनए में। कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, सबको पता। अगर हम इन नाइट्रोजन बेस के साथ शुगर लगा दें, नाइट्रोजन बेस के साथ अगर हम डीऑक्सीराइबोज शुगर लगा दें, डीऑक्सीराइबोज शुगर लगा दें, तो इस कॉम्बिनेशन को, इतने कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। और अगर हम इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी लगा दें, फॉस्फेट ग्रुप भी लगा दिया, 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 तो इसको क्या बोलते हैं? पूरे को न्यूक्लियोटाइड। तो ये तीन चीजें होती हैं, नाइट्रोजन बेस होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। अब ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इसका काम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना, मतलब आरएनए से डीएनए बनाना। और जो भी एंजाइम डीएनए बनाएगा, उस एंजाइम को क्या बोलेंगे हम? डीएनए पॉलीमरेज। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज अ टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। बट नॉर्मली डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए बनाता है, तो इसलिए नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज को बोलते हैं हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बट ये किससे बना रहा है? ये तो आरएनए से बना रहा है, तो इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का पूरा नाम होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये पूरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब क्वेश्चन ये है कि है तो डीएनए पॉलीमरेज ही ना। अगर डीएनए पॉलीमरेज है तो डीएनए बनाएगा, और डीएनए बनाने के लिए इसने कुछ चीजें उठा उठा के रखनी पड़ेंगी जिससे डीएनए बने, और उसी को सबस्ट्रेट कहेंगे, मतलब जिसको उठाता है वही तो सबस्ट्रेट हुआ। अब डीएनए पॉलीमरेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या उठाता है इन तीनों में से? क्या वो नाइट्रोजन बेस उठाता है, या न्यूक्लियोसाइड उठाता है, या न्यूक्लियोटाइड उठाता है? वो उठाता है न्यूक्लियोटाइड। सो द सबस्ट्रेट इज न्यूक्लियोटाइड। अब अगर हम कोई ऐसी दवाई दें जो न्यूक्लियोटाइड जैसी है स्ट्रक्चर, तो वो सीधा कंपटीशन करे। बट अगर हम कोई दवाई दें जो न्यूक्लियोसाइड जैसी है और वो बॉडी में फॉस्फोरिलेट हो जाए, तो वो भी न्यूक्लियोटाइड जैसी बन जाएगी। क्लियर? तो दैट मींस अगर किसी दवाई का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड जैसा है, तो वो इसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देगा। तो इसलिए जब हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव, इसको दूसरा नाम है NRTI। एन का क्या मतलब है? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। मतलब इनका केमिकल स्ट्रक्चर या तो न्यूक्लियोसाइड जैसा होगा या न्यूक्लियोटाइड जैसा होगा। न्यूक्लियोसाइड और टाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर हो गया। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन से हैं? जो एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करते हैं। उनका केमिकल स्ट्रक्चर सेम होने की जरूरत ही नहीं है। अगर सेम होने की जरूरत नहीं है तो इनको हम बोल सकते हैं नॉन एनआरटीआईज, मतलब ना न्यूक्लियोसाइड जैसा ना न्यूक्लियोटाइड जैसा है। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इनको बोलते हैं NNRTI। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर NRTI हो सकते हैं या NNRTI हो सकते हैं। तो NRTI से स्टार्ट करते हैं। जो NRTI हैं वो या तो न्यूक्लियोसाइड होंगे या न्यूक्लियोटाइड होंगे, और न्यूक्लियोटाइड एक ही दवाई है, T फॉर टाइड, T फॉर टिनोफोविर। टिनोफोविर न्यूक्लियोटाइड RTI है।
अब न्यूक्लियोसाइड आरटीआईज क्या होती हैं? जिनका नाम वुडिन में खत्म हो, वुडिन में जिनका नाम खत्म होता है, जैसे कि जिडोवुडिन, स्टैवुडिन, लेमीवुडिन। तो वुडिन में खत्म होने वाली ये 3 दवाइयां हैं जो कि एनआरटीआई। देन जिनका नाम सीटाबिन में खत्म हो, सीटाबिन, सीटाबिन, जैसे जेल सीटाबिन और एम ट्री सीटाबिन, जिनका नाम सीटाबिन में खत्म हो वो भी एनआरटीआई है। और 2 दवाइयां और याद करनी है, एक है अबाकाविर और एक है डाइडेनोसिन। सो ये टोटल एनआरटीआईज हैं हमारे पास। तो कैसे याद करते हैं? एनआरटीआईज 3 वुडिन वाली, 2 सीटाविन वाली, फिर 2 और हैं अबाकाविर और डाइडेनोसिन, और टिनोफोविर टाइड है। ठीक है, तो ये टोटल दवाइयां हैं जो एनआरटीआईज हैं। और एनआरटीआईज में सारी की सारी एनआरटीआईज में 2 साइड इफेक्ट होते हैं। कौन से 2 साइड इफेक्ट होते हैं? एक होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दूसरा होता है पेनक्रियाटाइटिस। सारी की सारी एनआरटीआईज पेरिफेरल न्यूरोपैथी और पेनक्रियाटाइटिस कर सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है, कौन सबसे ज्यादा करता है, कौन सबसे कम करता है? पहला क्वेश्चन ज्यादा वाला, मैक्सिमम पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है स्टैवुडिन में, स्टैवुडिन में मैक्सिमम पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। तो इसको याद कैसे करोगे? जैसे आप फार्मा में, फिजियो में चैप्टर पढ़ते हैं ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो हम लिख देंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस कहते हैं। तो पीएनएस का मतलब क्या है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी सबसे ज्यादा स्टेबुडिन में होती है। हो गया इजी। पेनक्रिएटाइटिस सबसे ज्यादा होती है डाइडेनोसिन में। तो डाइडेनोसिन जो है इट कॉजेज मैक्सिमम पेनक्रिएटाइटिस। हो गया ये चीज। सबसे ज्यादा पेरिफेरल न्यूरोपैथी स्टेबुडिन में और पेनक्रिएटाइटिस डाइडेनोसिन में। अब दूसरा क्वेश्चन है, मिनिमम किस में होती है? ये दोनों चीजें मिनिमम होती हैं लेमीवुडिन में, क्योंकि इसके नाम में ही एल लिखा है। एल का क्या मतलब है? इट हैज लीस्ट साइड इफेक्ट्स या लीस्ट टॉक्सिसिटी। तो लेमीवुडिन लीस्ट टॉक्सिक है, मतलब मिनिमम पेरिफेरल न्यूरोपैथी और मिनिमम पेनक्रिएटाइटिस। तो इसमें दोनों मिनिमम है, मिनिमम पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड मिनिमम पेनक्रिएटाइटिस। ठीक, तो सेफेस्ट एनआरटीआई कहते हैं क्योंकि ये सेफेस्ट है, लीस्ट टॉक्सिक है। इसलिए गाइडलाइंस कहती हैं कि जब भी एनआरटीआई यूज करना है तो इसको जरूर करो, क्योंकि ये लीस्ट टॉक्सिक है। ओके, अब इनके अलावा कुछ दवाइयों के स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे जिडोवुडिन है वो बोन मैरो सप्रेशन करता है। जिडोवुडिन क्या करता है? बोन मैरो सप्रेशन, जिससे अनीमिया, ल्यूकोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये सब हो जाता है। जिडोवुडिन कॉजेज बोन मैरो सप्रेशन। जेलसिटाबिन जो है ये माउथ में एप्थस अल्सर्स करता है। जेलसिटाबिन क्या करता है? एप्थस अल्सर्स। तो आप कैसे याद करोगे? इसके नाम में ही लिखा है जेलसिटाबिन, मुंह जल जाता है इसको खाने से, मुंह जल जाता है जेलसिटाबिन से। ठीक है, तो जेलसिटाबिन, मुंह जल गया तो अल्सर हो गए। एमट्रीसिटाबिन जो है ये पिगमेंटेशन करता है। एमट्रीसिटाबिन जो है ये पिगमेंटेशन करता है हाथों की, पैरों की, हैंड और सोल में पिगमेंटेशन करता है। पिगमेंटेशन ऑफ हैंड एंड सोल्स, हैंड एंड सोल्स, वो है जेलसिटाबिन। अबाकाविर जो है ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन कर सकता है। अबाकाविर एमआई करता है, बट सब में नहीं करता, किसी में स्पेसिफिक जेनेटिक चेंज है, ये जेनेटिक इफेक्ट है बेसिकली, किसी में एक म्यूटेशन है, पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप होता है, उन्हीं में एमआई करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हो गए एनआरटीआईज के। रिवाइज कर लेते हैं, सारे एनआरटीआईज पेरिफेरल न्यूरोपैथी और पेनक्रिएटाइटिस करते हैं। मैक्सिमम पेरिफेरल न्यूरोपैथी स्टेवुडिन, मैक्सिमम पेनक्रिएटाइटिस डाइडेनोसिन, दोनों मिनिमम लेमीवुडिन में। सेफेस्ट एनआरटीआई यूज जरूर करना है। उसके बाद स्पेशल जिडोवुडिन बोन मैरो सप्रेशन करता है। जेलसिटाबिन से मुंह जल जाता है, अल्सर्स हो जाते हैं। एमट्रीसिटाबिन से पिगमेंटेशन हो जाती है हाथों में, पैरों में। और अबाकाविर से मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाता है। ठीक, पहली चीज तो ये है। अब दूसरी चीज, कुछ एनआरटीआईज हेपेटाइटिस बी में भी काम आते हैं। कौन से एनआरटीआईज हेपेटाइटिस बी में भी काम आते हैं? मतलब कौन सी दवाइयां हैं जो हेपेटाइटिस बी भी ठीक करेंगी, एचआईवी भी ठीक करेंगी? कौन से एनआरटीआईज हैं ऐसे? इनका नाम है, 3 एनआरटीआईज हैं। इसका नाम याद करते हैं एलईटी, लेट से। एल से लेमीवुडिन, ई से एम ट्री सीटाबिन,
एंड टी से टिनोफोविर। लेमिवुडिन, एमट्रीसिटाबिन और टिनोफोविर जो हैं ये हेपेटाइटिस बी और एचआईवी दोनों में काम आते हैं। एचआईवी की तो ये दवाइयां हैं ही, एचआईवी में पढ़ रहे हैं हम, ये हेपेटाइटिस बी में भी काम आते हैं। तो बेसिकली ये तीन दवाइयां क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि हमने एचआईवी तो ठीक कर ही लिया, एचआईवी में पढ़ रहे हो, एचआईवी तो ठीक कर ही लिया, तो चलो लेट अस ट्रीट हेपेटाइटिस बी ऑल्सो। तो इसलिए हमने इनका नाम रख दिया लेट ड्रग। सो लेट अस ट्रीट हेपेटाइटिस बी। ओके, तो ये होगी हमारी एनआरटीआई ग्रुप की दवाइयां। पहला ग्रुप आरटीआई वाले में एनआरटीआई। ओके, अब दूसरा है इसमें एनएनआरटीआई। जो एनएनआरटीआई है ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। इसकी दो जनरेशंस हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वाली दवाइयों के हम नाम याद करते हैं एंड से। फर्स्ट जनरेशन है एंड, END एंड। ई से ईफाविरेंस, एन से नेविरापिन और डी से डेलाविरडिन, डेलाविरडिन। जबकि जो सेकंड जनरेशन वाली हैं इनको हम याद करते हैं रेड से, RED रेड, रिल्पीविरिन। इनका सबका नाम विरिन में खत्म होगा, रिल्पीविरिन, एट्राविरिन और डोराविरिन। सेकेंड जनरेशन वाली मेरे ख्याल से नहीं पूछेंगे, इनको अगर भूल भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्स्ट जनरेशन वाली आनी चाहिए। और फर्स्ट जनरेशन में पर्टिकुलरली ईफाविरेंस और नेविरापिन तो पक्का याद होना चाहिए, और नेविरापिन तो 100% याद होना चाहिए, क्योंकि नेविरापिन पे ऑलरेडी 6-7 बार क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनएनआरटीआई, आंसर नेविरापिन होता है। तो अब एनएनआरटीआई में खास बातें क्या है, एनएनआरटीआई में आपको क्या पता होना चाहिए। पहला, एनएनआरटीआई जो हैं वो सिर्फ HIV-1 में काम आती हैं, HIV-2 में इफेक्टिव नहीं है। ठीक। दूसरा, एनएनआरटीआई जो हैं वो कभी भी अकेले नहीं देना, अकेले देना रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांस बहुत हाई होते हैं। और तीसरा, ये CYP एंजाइम से या माइक्रोसोमल एंजाइम से मेटाबोलाइज होते हैं, सो दे आर प्रोन टू ड्रग इंटरेक्शंस। पर्टिकुलरली सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन होती है रिफेम्पिसिन के साथ। अगर इन दवाइयों के साथ रिफेम्पिसिन दिया तो रिफेम्पिसिन इनका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, वो इनएक्टिव कर देगा। ठीक है, तो HIV और टीबी की ट्रीटमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कोई नया नया पेशेंट आया है टीबी के साथ, आपने HIV कराया, वो भी पॉजिटिव आ गया, तो टीबी भी HIV भी है, अब कैसे करोगे, पहले टीबी ठीक करोगे या पहले HIV करोगे या दोनों को इकट्ठा करोगे? वेरी गुड, द आंसर इज पहले हम टीबी की ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, 2 हफ्ते तक टीबी की ट्रीटमेंट देंगे, जब बॉडी एडजस्ट हो जाएगी इसके साइड इफेक्ट्स वगैरह को सबको, तब HIV की ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी स्टार्टेड फर्स्ट, HIV की थेरेपी बाद में करते हैं। ओके, तो ये हो गया एनएनआरटीआई के बारे में। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स नेविरापिन वगैरह याद करना जरूरी है। अब नेविरापिन के बारे में 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहली, नेविरापिन जो है वो है हिपैटोटॉक्सिक, हिपैटोटॉक्सिक है, लिवर डैमेज करती है, इसलिए नेविरापिन में 2 चीजें ध्यान रखनी है, कोई भी दवाई जो हिपैटोटॉक्सिक है वो इसके साथ नहीं देनी। और कौन सी कंडीशन की ट्रीटमेंट में बहुत सारी दवाइयां यूज होती हैं जो हेपेटोटॉक्सिक हैं? टीबी में रिमेंबर रिफेम्पिसिन भी हेपेटोटॉक्सिक है, आइसोनाइजेड भी है, पायराजिनामाइड भी है, तो टीबी की ट्रीटमेंट में हेपेटोटॉक्सिक दवाइयां यूज होती हैं। तो अगर किसी को HIV विद टीबी है तो हम नेविरापिन का भी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको रिफेम्पिसिन वगैरह तो देनी पड़ेगी ना, तो अगर नेविरापिन दे दी और ज्यादा लिवर खराब हो जाएगा। दूसरा, इन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि अल्कोहल अवॉइड करना है, क्योंकि अल्कोहल भी लिवर डैमेज करता है, अल्कोहल भी तो लिवर डैमेज करता है, तो हेपेटोटॉक्सिसिटी का चांस और बढ़ जाएगा। तो इसी चीज को आप नाम से याद कर सकते हो। इसके नाम में अगर आपको थोड़ी बहुत पंजाबी आती है तो इसमें लिखा है नेविरापिन, तो कहते हैं ना वीरा पीना बंद कर दे, ना वीरा पीन, वीरा मीन्स ब्रदर, सो दे आर सेइंग कि नो ब्रदर डोंट ड्रिंक, ना वीरा पीन, नेविरा पीन, ना वीरा पीना बंद कर दे, ना वीरा पी, ना वीरा पी। ठीक है, सो नेविरा पीन वी आर सेइंग दैट डू नॉट ड्रिंक, क्योंकि लिवर डैमेज हो जाएगा। और नेविरापिन के बारे में हेपेटोटॉक्सिसिटी के अलावा दूसरा पॉइंट क्या है कि नेविरापिन जो है वर्टिकल ट्रांसमिशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, वर्टिकल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है नेविरापिन। ठीक,
तो ये दूसरा ग्रुप हो गया NNRTI, दैट मीन्स हमने पूरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कंप्लीट कर लिया, फ्यूजन इनहिबिटर कर लिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कर लिया। अब तीसरा ग्रुप कौन सा है? इंटीग्रेज इनहिबिटर का, इंटीग्रेज इनहिबिटर्स का। इंटीग्रेज का क्या काम था? वायरल और ह्यूमन डीएनए को जोड़ना। जो वायरल डीएनए इनएक्टिव था वो उसको एक्टिव बनाने के काम आता है। तो अगर हमने इसको इनहिबिट कर दिया तो वायरल डीएनए एक्टिव ही नहीं हो पाएगा, अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो डीएनए नहीं बना पाएगा। तो कौन सी दवाइयां हैं? क्योंकि इनका नाम टीग्रेज है तो इसके नाम में टीग्रा आता है, तो हम इन दवाइयों का नाम खत्म करते हैं टीग्राविर में। तो ये वायरस के टीग्रा को इनहिबिट करेगा, जैसे राल टिग्राविर, एलवी टिग्राविर, डोलू टिग्राविर। तो जिसका भी नाम टिग्राविर में खत्म होता है वो इंटीग्रेज इनहिबिटर्स हैं। इन दवाइयों को ओरल देते हैं, और खास बात यह है कि अब ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स की कैटेगरी में आ गई हैं। नई गाइडलाइंस के हिसाब से ये भी फर्स्ट लाइन है। इसका मतलब ये नहीं कि ये ही फर्स्ट लाइन है, ये भी फर्स्ट लाइन है। ओके, तो ये हो गए इंटीग्रेज इनहिबिटर। इन पर्टिकुलर अगर आप एलवी टिग्राविर की बात करो, एलवी टिग्राविर का मेटाबॉलिज्म करते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम। माइक्रोसोमल एंजाइम से मेटाबोलाइज होता है, तो वो इसको तोड़ देंगे। अगर हम माइक्रोसोमल एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो ये नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो इफेक्ट बूस्ट हो जाएगा। और कौन सी दवाई है जो इस काम आती है? वो है कोबिसिस्टैट। कोबिसिस्टैट जो है वो साइटोक्रोम P450 एंजाइम, CYP एंजाइम को इनहिबिट कर देती है कोबिसिस्टैट, तो इसका मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। तो वो कैसे याद करोगे? इसके नाम में लिखा है वो CI मतलब साइटोक्रोम P450 एंजाइम को, CYP एंजाइम को स्टैटिक कर देती है। तो कोबिसिस्टैट एल्विटेग्राविर की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रेज इनहिबिटर। लास्ट दवाइयां हैं इस ग्रुप में प्रोटीएज इनहिबिटर। हमें पता था कि वायरस ने जो प्रोटीन्स बनाई हैं वो सारी इनएक्टिव है। अब प्रोटीएज का काम है उसको एक्टिव करना। अगर हमने इसको इनहिबिट कर दिया तो वायरस की प्रोटीन एक्टिव नहीं होगी, वायरस मैच्योर ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कौन सी दवाइयां हैं प्रोटीएज इनहिबिटर? इन सब का नाम खत्म होता है नाविर में, सबका नाम खत्म होता है नाविर में। एग्जांपल्स हैं हमारी लोपिनाविर, सेक्विनाविर, रिटोनाविर, एम्प्रीनाविर, फॉस एम्प्रीनाविर, इंडीनाविर, नेल्फिनाविर एंड एटाजेनाविर। रिमेंबर, सिर्फ विर काफी नहीं है, नाविर होना चाहिए, नाविर। नाविर आर दी ड्रग्स विच आर प्रोटीएज इनहिबिटर्स ऑफ HIV। अब ये जो नाविर्स हैं, जितने भी हमने नाम लिखे हैं, इनमें खास बातें हैं कुछ। पहली खास बात क्या है कि दीज आर मेटाबोलाइज्ड बाय CYP3A4। CYP3A4 के सबस्ट्रेट हैं, मतलब CYP3A4 इनको मेटाबोलाइज करता है। तो अगर CYP3A4 इनको मेटाबोलाइज करता है तो ये प्रोन टू ड्रग इंटरेक्शन, मतलब अगर इनके साथ रिफेम्पिसिन जैसी दवाइयां दे दी तो इनका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, ये बेकार हो जाएंगे। ठीक, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है और कौन सी दवाई मिल रही है। दूसरा, ये दवाइयां CYP3A4 को इनहिबिट भी करती हैं। मतलब क्या है कि जिस एंजाइम से ये मेटाबोलाइज होती हैं ये उसी एंजाइम को इनहिबिट भी करती हैं, मतलब जिस थाली में खाती हैं उसी में छेद भी करती हैं। क्योंकि ये CYP3A4 को इनहिबिट करती हैं तो ये दूसरी दवाइयों का मेटाबॉलिज्म रोक सकती है। इन पर्टिकुलर ये एक दूसरे का मेटाबॉलिज्म रोक सकती हैं। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग CYP3A4 इनहिबिटर होता है रिटोनाविर। रिटोनाविर स्ट्रॉन्गेस्ट CYP3A4 इनहिबिटर है। मतलब क्या इसका मतलब यह है कि अगर रिटोनाविर बहुत थोड़ा सा दे दें, बहुत लो डोज दे दें, तो भी वो CYP3A4 को इनहिबिट कर देगा। रिमेंबर, इतनी लो डोज में ये प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट नहीं कर सकता। प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए इतनी डोज चाहिए, बट CYP को इनहिबिट करने के लिए सिर्फ इतनी सी चाहिए। प्रोटीएज को इनहिबिट करने के लिए इतनी हाई डोज चाहिए, CYP3A4 को इनहिबिट करने के लिए लो डोज चाहिए। तो अगर हम लो डोज रिटोनाविर यूज करेंगे तो ये वाला काम नहीं आएगा, प्रोटीएज को इनहिबिट नहीं करेगा, वो सिर्फ CYP3A4 को इनहिबिट करेगा। तो हम लो डोज रिटोनाविर ही यूज करते हैं।
कैसे यूज करते हैं? हम बाकी सारी प्रोटीएज इनहिबिटर्स में, बाकी सारे नाविर्स में थोड़ा सा रिटोनाविर डाल देते हैं। तो अगर हमने थोड़ा सा रिटोनाविर डाला तो क्या हुआ? उसने CYP3A4 को इनहिबिट कर दिया, तो बाकी सब का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। मेटाबॉलिज्म रुक गया तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्लाज्मा लेवल बढ़ जाएगा, तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं हम रिटोनाविर बूस्टिंग। रिटोनाविर बूस्टिंग का क्या मतलब है कि रिटोनाविर बाकी सारे नाविर के साथ ऐड करते हैं ताकि उनका इफेक्ट बूस्ट हो जाए। वो कैसे बूस्ट होगा? ये उनका मेटाबॉलिज्म रोक देगा। रिमेंबर, डोज जो यूज करते हैं उस डोज पे वो सिर्फ CYP3A4 को इनहिबिट करता है, वो उस डोज पे प्रोटीएज को इनहिबिट नहीं करता है। ठीक है, अब एक MCQ आता है, किस दवाई के इफेक्ट को रिटोनाविर बूस्ट नहीं कर सकता? वो है नेल्फिनाविर, क्योंकि नेल्फिनाविर के नाम में लिखा है नॉन CYP। इसका मेटाबॉलिज्म CYP से होता ही नहीं है, नॉन CYP से होता है, तो इसलिए इसके इफेक्ट को बूस्ट नहीं कर सकता। बाकी सबके इफेक्ट को बूस्ट कर सकता है रिटोनाविर। ओके, तो नॉन CYP से जो मेटाबोलाइज होता है उसका इफेक्ट नहीं बूस्ट कर सकता, तो नेल्फिनाविर में नहीं कर सकता। तो ये हो गया स्पेशल रिटोनाविर के बारे में। अब एज अ ग्रुप सारे के सारे प्रोटीएज इनहिबिटर में एक स्पेशल साइड इफेक्ट है, वो है लाइपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम। सारे प्रोटीएज इनहिबिटर लाइपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस और वेट गेन। Hyperglycemia, hyperlipidemia, insulin resistance and weight gain combined together called lipodystrophy syndrome। और सिंपल क्वेश्चन, जो डायरेक्ट क्वेश्चन मेरा आने वाला है, सबको पता है क्या? पहले कौन सी दवाई में पढ़ा था? पहले कौन सी दवाई में पढ़ा था ये वाला साइड इफेक्ट? यस, लेट मी नो। एंटीसाइकोटिक्स में पढ़ा था। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो क्लोजापिन, ओलेंजापिन वगैरह दवाइयां हैं, वो भी ये साइड इफेक्ट करती हैं, लाइपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम। अब ये जो लाइपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम है, इसका चांस मिनिमम होता है एटाज़ेनाविर में। एटाज़ेनाविर हैज मिनिमम रिस्क ऑफ कॉजिंग लाइपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम। सबसे कम करता है, सबसे कम करता है। इसलिए प्रोटीएज इनहिबिटर जब भी यूज करने हैं हम एटाज़ेनाविर की तरफ देखते हैं। मिनिमम लाइपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम करता है। कैसे याद करोगे? इसके नाम में ही लिखा, क्या लिखा है? एटाज़ेना, मतलब आता जाता रहता है, आता जाता रहता है, आता जाता रहता है, आता जाता रहता है, बार बार चलता रहता है, चलता रहता है। अगर लगातार चलता रहेगा तो वेट गेन थोड़ी होगा, तो ये वेट गेन कम करता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम कम करता है। तो एटाज़ेनाविर इज प्रोटीएज इनहिबिटर ऑफ चॉइस। अब लास्ट बात, एक इंडिविजुअल ड्रग की पढ़ लो, इंडीनाविर के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है। इंडीनाविर के दो साइड इफेक्ट हैं। एक, ये किडनी स्टोन कर सकता है। इंडीनाविर कैन कॉज रीनल स्टोन्स, किडनी स्टोन करता है। दूसरा, ये हाइपर बिलीरुबिनीमिया कर सकता है। तो इंडीनाविर के दो साइड इफेक्ट हैं, एक किडनी स्टोन और दूसरा हाइपर बिलीरुबिनीमिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे प्रोटीएज इनहिबिटर के बारे में। दैट मींस हमने चारों दवाइयां कवर कर ली HIV की। सबसे पहले फ्यूजन इनहिबिटर पढ़ा था, फिर हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर पढ़ा, उसके बाद इंटीग्रेज इनहिबिटर, और जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा प्रोटीएज इनहिबिटर्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं HIV की ट्रीटमेंट। तो गाइडलाइंस किसने दी? NACO ने, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। HIV की ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं? What is the treatment of HIV known as? It is known as highly active antiretroviral therapy। हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, और अगर आप शॉर्ट में लिखो तो HAART, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, और शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो हार्ट थेरेपी। तो इसको हार्ट थेरेपी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने से हो जाती है बीमारी। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं? नाउ हार्ट थेरेपी है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला, व्हेन टू ट्रीट, किस पेशेंट को हमें हार्ट थेरेपी देनी है, किसको नहीं देनी। पुरानी गाइडलाइंस कहती थी कि जब सिम्टम्स आ जाएं तब देनी है,
या फिर अगर CD4 काउंट कम हो जाए तब देनी है। बट नई गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर HIV पॉजिटिव है तो थेरेपी स्टार्ट कर दो। सिम्टम है नहीं है कोई टेंशन नहीं है, CD4 काउंट नॉर्मल है कम है कोई टेंशन नहीं है, अगर HIV पॉजिटिव है तो दवाई स्टार्ट कर दो। सबको स्टार्ट करनी है। दूसरी बात हमने सबको स्टार्ट करनी है, ओके। अब कितना टाइम देनी है, हाउ लॉन्ग, कितने टाइम तक दवाइयां देनी है? आंसर इज लाइफ लॉन्ग। कोई भी एंटी HIV ड्रग ऐसी नहीं बना पाए जो इसको जड़ से खत्म कर दे। ये सारी दवाइयां सिर्फ टेम्परेरी मेजर है कि जब तक देते रहेंगे HIV मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो जिंदगी भर देनी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या देना है भाई, कौन सी दवाई देनी है? तो गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि मिनिमम 3 दवाइयां देनी है। कितनी दवाइयां देनी है? मिनिमम 3। बट वो तीनों की तीनों दवाइयां एक ही ग्रुप की नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 2 ग्रुप्स में से दवाइयां होनी चाहिए। अब ग्रुप का क्या मतलब है? टोटल हमारे पास 5 ग्रुप हैं। 5 कौन से ग्रुप हैं? एक है फ्यूजन इनहिबिटर, दूसरा है NRTI, तीसरा है NNRTI, चौथा है इंटीग्रेज इनहिबिटर और पांचवा है प्रोटीएज इनहिबिटर। 5 ग्रुप हैं। रिमेंबर NRTI और NNRTI को अलग मानते हैं, ठीक है। तो टोटल 5 में से एक ही ग्रुप की नहीं होनी चाहिए, मतलब कम से कम 2 ग्रुप चूज करने हैं, ठीक है। तो कौन सी दवाई सबसे कॉमनली यूज करते हैं? तो फर्स्ट लाइन थेरेपी जो यूज करते हैं वो करते हैं TLE। TLE क्या है? T से टेनोफोविर, L से लेमिवुडिन, E से ईफाविरेंस। टेनोफोविर और लेमिवुडिन क्या है? NRTIs है, और ईफाविरेंस क्या है? NNRTI है। तो हमारे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, 3 दवाइयां भी होगी, 2 ग्रुप भी हो गए, ठीक है। तो ये सबसे कॉमनली यूज करते हैं, फर्स्ट लाइन थेरेपी है। बट रिसेंटली उन्होंने क्या बोला कि एक और थेरेपी को इसको भी फर्स्ट लाइन मानना है, और वो क्या है? TLD। ई की जगह डी कर दिया, और वो डी क्या है? डी इज डोलूटिग्राविर। ये इंटीग्रेज इनहिबिटर है, इंटीग्रेज इनहिबिटर है, ये तो वही है NRTI। तो इंटीग्रेज इनहिबिटर वाली को भी फर्स्ट लाइन कर दिया है। इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि इसको ही नहीं कर दिया कि TLE बंद कर दिया, TLE बंद करके TLD कर दिया, नहीं, दोनों फर्स्ट लाइन है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। बोथ आर कंसिडर्ड फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ HIV नाउ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला चीज HIV में, ट्रीटमेंट और हार्ट थेरेपी। दूसरा चीज आता है HIV में, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो PEP। इसका मतलब क्या है? पहला क्वेश्चन, इसका मतलब यह है कि आफ्टर दी एक्सपोजर, हम एक्सपोज हो गए HIV को। कॉमनली किसमें मिलता है? हेल्थ केयर वर्कर्स में, डॉक्टर्स में, नर्सेज में, हॉस्पिटल के स्टाफ में। अब एक नर्स है, वो ब्लड का सैंपल लेने गई, और सैंपल लेने के टाइम उसको सुई लग गई, नीडल स्टिक इंजरी हो गई, और पता लगा पेशेंट को HIV है, तो हालत खराब हो जाएगी। तो पेशेंट एक्सपोज हो गया, पर्सन एक्सपोज हो गया, बट हम चाहते हैं कि उसको HIV ना हो, तो उसके लिए जो दवाइयां देंगे उसको कहेंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, ठीक। तो इसमें भी वही क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन टू स्टार्ट, कब स्टार्ट करनी है? इट शुड बी विद इन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर के 3 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं 3 दिन तक वेट करना है, 3 दिन के अंदर अंदर, जितनी जल्दी हो उतना बढ़िया। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जैसे ही नीडल स्टिक इंजरी हुई, पहले इसको साबुन के पानी से हाथ धो, सोप एंड वाटर से हाथ धो, बेसलाइन वायरल मार्कर्स कराओ, और इमीडिएटली स्टार्ट कर दो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। सपोज आपके पास कोई इंटर्न आता है कि सर 5 दिन पहले ऐसे ऐसे मुझे सुई लग गई थी, अब क्या करूं? तो क्या बोलोगे? हम बोलेंगे बैठ के देखो भैया, पहले आना था, अब तो बैठ के देखो क्या होता है, ठीक है। तो 72 आवर्स के अंदर अंदर करना है, उसके बाद नहीं, बाद में काम ही नहीं आएगी। दूसरी बात, कितने दिन के लिए, हाउ लॉन्ग यू नीड टू गिव ट्रीटमेंट। रिमेंबर प्रोफाइलैक्सिस है, जिंदगी भर थोड़ी देंगे, ये तो देते हैं सिर्फ 28 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, ठीक है, 4 हफ्ते के लिए। और अगेन क्या देना है? व्हाट टू गिव, व्हाट टू गिव, इसमें क्या है? 2 दवाइयां वही हैं, टेनोफोविर और लेमिवुडिन। टेनोफोविर लेमिवुडिन तो है ही, और तीसरी दवाई दोनों में से कोई भी दे दो, चाहे आप
इंटीग्रेज इनहिबिटर दे दो, चाहे आप प्रोटीएज इनहिबिटर दे दो, इन दोनों में से कोई भी एक, दैट मीन्स या तो टिग्राविर या फिर नाविर, एनी टिग्राविर और एनी नाविर कैन बी गिवन अलोंग विद टेनोफाविर लैमिवुडिन, दोनों फर्स्ट लाइन है। डोलूटिग्राविर दोगे तो भी फर्स्ट लाइन है, और अगर एटाजेनाविर दोगे तो भी फर्स्ट लाइन है। ठीक है, तो ये हो गया पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। अब हम करेंगे वर्टिकल ट्रांसमिशन, तीसरी चीज एचआईवी। क्या हुआ, एक फीमेल आई प्रेगनेंसी के साथ, फीमेल प्रेग्नेंट थी, आपने रूटीन एग्जामिनेशन में एचआईवी कराया तो वो एचआईवी पॉजिटिव निकली। अब फीमेल एचआईवी पॉजिटिव है तो अब चांस ये है कि उसका बच्चा भी तो एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि मदर से बेबी को ना हो, इसको मदर से बेबी को डिजीज ट्रांसफर करने को कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो हम इस वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या मदर को कुछ देने की जरूरत है? मदर को यस जरूरत है भाई, मदर एचआईवी पॉजिटिव है तो उसको पूरी हार्ट थेरेपी देंगे, फुल हार्ट थेरेपी। जैसे ही डायग्नोज हुई उसको हार्ट थेरेपी स्टार्ट कर दो, पूरी की पूरी 3 दवाइयों वाली। तो मदर को थ्रू आउट प्रेगनेंसी हार्ट थेरेपी चलती रहेगी, और जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद बच्चे को हम देंगे नेविरापिन। पैदा होने के बाद बच्चे को देंगे नेविरापिन, कम से कम 6 हफ्ते के लिए, मिनिमम 6 हफ्ते के लिए। तो नेविरापिन जो है इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंटिंग दी वर्टिकल ट्रांसमिशन। इसका मतलब ये नहीं है कि मदर को कुछ देते नहीं, मदर को तो पूरी थेरेपी देनी है, बच्चे को पैदा होने के बाद नेविरापिन देना है। ओके, तो ये हो गया हमारा एचआईवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस हमने खत्म कर लिया, विच इज एचआईवी। ओके, अब हम आते हैं दूसरे वायरस पे जिसने धूम मचा रखी है पिछले 2-3 सालों से, हर एक काम रोक दिया है, सब जगह प्रॉब्लम की है। कौन सा वायरस है? नोवल कोरोना वायरस। क्या करता है वो? कोविड-19, कोविड-19, कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019, जिसका एक्चुअल नाम है कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। कहां से ओरिजिनेट हुआ था ये वायरस? सबको पता है, चाइना से हुआ था। ठीक है, 2019 में हुआ था, तो हम इसका दूसरा नाम लिख लेते हैं। क्या बोलते हैं हम? चाइना ओरिजिनेटेड वायरल डिजीज ऑफ 2019। ठीक, अब कोविड-19 में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि पिछले 2-3 सालों में जब से ये आया है, हमने इसमें बहुत सारी दवाइयां ट्राई करी, हमने इतनी सारी दवाइयां इसमें टेस्ट करके देख ली, बट फाइनली हमें पता क्या लगा कि कुछ नहीं करना है, सेल्फ लिमिटिंग है। 99% केसेस में हमें कुछ नहीं करना, बस सिर्फ सिम्टम कंट्रोल करने हैं। 99% केसेस में कोई एंटीवायरल ड्रग की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा पेशेंट। अब प्रॉब्लम क्या होता है, पहले हम पैथोजेनेसिस समझते हैं। कोरोना वायरस आया, किसी भी वायरस की तरह आया, जैसे ही वो आया उसने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, इधर हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप करना स्टार्ट कर दी। 99% केसेस में हमारी इम्यूनिटी जीत जाती है, वायरस को मार देती है, अपने आप वायरस का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, कुछ नहीं करना। बट कुछ केसेस में, 1% केसेस में हमारी इम्यूनिटी जो है वो जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाती है। वो वायरस से लड़ने की जगह, शुरू में तो वायरस से लड़ रही है, बाद में इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई कि हमारी इम्यूनिटी ने हमारे ही सेल्स को मारना शुरू कर दिया। इन केसेस में हमें हमारी इम्यूनिटी कम करनी पड़ेगी, और हमारी इम्यूनिटी कम करने के लिए हम क्या दवाई देंगे? स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स देंगे। सबसे मेन दवाइयां हैं कोविड-19 में। स्टीरॉइड्स में कॉमनली हम देते हैं डेक्सामेथासोन, 6 mg डोज देते हैं, वंस अ डे देते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टीरॉयड के यूज के बारे में? एचआईवी सॉरी कोविड-19 में स्टीरॉइड्स कब देंगे? सबसे पहली बात, अर्ली डिजीज में यूजुअली पहले 7 दिनों में स्टीरॉइड्स नहीं देने हैं, पहले 7 दिनों में नहीं देने हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में तो वायरस जो आया है उससे लड़ने दो ना इम्यूनिटी को। अगर हमने शुरू में स्टीरॉइड दे दे तो इम्यूनिटी कैसे काम करेगी? वायरस ही मल्टीप्लाई करता रहेगा। इसलिए शुरू में नहीं देने हैं, पहले 7 दिनों में अवॉइड करने हैं, नहीं देने हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब स्टीरॉयड देने की जरूरत है, मतलब कोविड-19 हो गया, 6-7 दिन निकल गए, अभी भी पेशेंट को प्रॉब्लम है, फीवर नहीं उतर रहा और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो रही है, बिना ऑक्सीजन के सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रही, तब हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होने लग जाए
तब हमें स्टेरॉयड देना है। सैचुरेशन को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो स्टेरॉयड देना है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में नहीं देना, बाद में देना है। डेक्सामेथासोन 6 mg ओडी देते हैं। और खास बात क्या है, ये अकेली दवाई है जो कि लाइफ सेविंग है। लाइफ सेविंग दवाई है स्टेरॉइड्स। और स्टेरॉइड्स हम बच्चों में भी दे सकते हैं, अडल्ट में भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। लाइफ सेविंग दवाई है। कोविड-19 निमोनिया से जो डॉक्यूमेंटेड दवाई है जो कि लाइफ सेव कर सकती है, वो स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स जो हैं वो साइड इफेक्ट कर सकते हैं, सबको पता है। तो मेजर 2 साइड इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। एक, हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर बढ़ा देते हैं, और दूसरा ये इम्यूनिटी कम कर देते हैं। स्टेरॉइड तो मैं दे ही इम्यूनिटी कम करने के लिए। तो अगर किसी को हाइपरग्लाइसीमिया भी हो गया और इम्यूनिटी भी कम हो गई तो बाकी इंफेक्शंस की, ऑर्गेनिजम्स की तो ऐश हो गई। कोई भी आके इन्फेक्शन कर सकता है। और सबसे खतरनाक, और जो इन्फेक्शन कोविड-19 की ट्रीटमेंट्स के बाद पाया गया है बहुत सारे लोगों में, वो है म्यूकोरमाइकोसिस। ये फंगस है। नॉर्मली ये फंगस की कोई औकात नहीं है। ये म्यूकोरमाइकोसिस किसी को नहीं होता क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी इसको मार देती है, कुछ भी नहीं कर सकता म्यूकोर। बट अगर किसी की इम्यूनिटी नहीं है, हाइपरग्लाइसीमिया भी है, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, म्यूकोरमाइकोसिस। इस पे एमसीक्यू आता है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेरॉइड्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं कोविड-19 में। अब स्टेरॉइड के बाद एक और दवाई हमने बनाई जिसको कहते हैं रेमडेसिविर। रेमडेसिविर, रेमडेसिविर कैसे याद करते हैं कि ये वायरस जो आया था वो चाइना से आया था, देसी सा वायरस था। तो इस देसी वायरस से हमें राम ही बचाए, तो राम देसी वायरस से बचाएगा, तो रेमडेसिविर। रेमडेसिविर, रेमडेसिविर में खास बात क्या है, इसका मैकेनिज्म पढ़ना है पहले तो। ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। बेसिकली वायरस में हमें आरएनए को मल्टीप्लाई करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये उसको इनहिबिट करता है। अब रेमडेसिविर को देते कैसे हैं? इंट्राविनस देते हैं, इंट्राविनस देते हैं। और रेमडेसिविर अकेली दवाई है जो कोविड-19 में, स्पेसिफिकली कोविड-19 के लिए एफडीए अप्रूव्ड है। और कोई भी दवाई एफडीए अप्रूव्ड नहीं है, सिर्फ अकेली दवाई है जो अप्रूव्ड है, वो है रेमडेसिविर। अब रेमडेसिविर देंगे कब? इंडिकेशन क्या है इसकी? रेमडेसिविर की इंडिकेशंस आपको जो दिखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मॉडरेट टू सीवियर निमोनिया में देते हैं, माइल्ड में नहीं देते, मॉडरेट टू सीवियर निमोनिया ड्यू टू कोविड-19 देते हैं। दूसरा, पेशेंट शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड। ओपीडी बेसिस पे नहीं देते, कभी भी हॉस्पिटलाइज्ड होना चाहिए। तीसरा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ऑक्सीजन के बिना उसकी सैचुरेशन मेंटेन ना हो रही हो। ठीक है। चौथा, स्टेरॉइड के साथ देते हैं, गिवन अलोंग विद स्टेरॉइड्स। जब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मेंटेन नहीं हो रही तो स्टेरॉइड के साथ रेमडेसिविर दे देते हैं। तो रेमडेसिविर जो है यूजुअली लिवर और किडनी की डिजीज में नहीं देते, लिवर किडनी डिजीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सीवियर निमोनिया या मॉडरेट निमोनिया हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो और स्टेरॉइड्स पे चल रहा हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये पहले 10 दिनों में ही देते हैं। 10 दिनों के बाद, बुखार आने के 10 दिनों के बाद रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अर्ली डिजीज में दे सकते हैं, डिलेड में नहीं देते। तो ये हो गया हमारा रेमडेसिविर। फिर हमने एक और दवाई यूज की कोविड-19 में जिसका नाम था टोसिलीजुमैब। बेसिकली क्या था कि कई लोगों में कोविड-19 में बॉडी की इम्यूनिटी में सडनली बहुत सारे साइटोकाइन रिलीज हो जाते हैं, उसको कहते हैं हम साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, जिसमें सडनली बहुत सारे साइटोकाइन रिलीज हो जाएं, और इस साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम को रोकने के काम आती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है? इंटरल्यूकिन 6 के अगेंस्ट। इंटरल्यूकिन 6 हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम करता है, तो अगर हमने इसको इनहिबिट कर दिया तो साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम नहीं होगा।
ठीक है। तो टोसिलीजुमैब जो है इसको भी इंट्रावेनस देते हैं, आईवी देते हैं, बट इसकी भी स्पेसिफिक इंडिकेशन है। ये सिर्फ हम देते हैं सीवियर या लाइफ थ्रेटनिंग निमोनिया में। ये मॉडरेट में भी नहीं देते, बहुत सीवियर हो गया तभी देंगे। सीवियर या लाइफ थ्रेटनिंग निमोनिया में देते हैं, ऑब्वियसली हॉस्पिटलाइज्ड सेटिंग में देते हैं, हॉस्पिटलाइज होना चाहिए पेशेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टेरॉयड देने के बाद भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, सैचुरेशन मेंटेन ही नहीं हो रही, हम स्टेरॉयड दे रहे हैं फिर भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। और लास्टली साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम भी तो होना चाहिए, मतलब इसमें सीआरपी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तभी देते हैं, सीआरपी की वैल्यू हाई होती है 75 से ऊपर होती है तभी यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा टोसिलीजुमैब। ओके, तो उसके बाद हमने एक दवाई बनाई है कोविड-19 में जिसका नाम है बैरिसिटिनिब। बैरिसिटिनिब, बैरिसिटिनिब क्या है? ये जैनस काइनेज इनहिबिटर है, जैक इनहिबिटर है, जैनस काइनेज इनहिबिटर है। इसका नाम निब में खत्म होता है, जिसका भी नाम निब में खत्म होता है उन सबको ओरल दे सकते हैं। तो ये ओरल जैक इनहिबिटर है। इसका मेन रोल क्या पाया गया कि ये अल्टरनेटिव है स्टेरॉइड्स का। कई पेशेंट्स में स्टेरॉइड की रिक्वायरमेंट होती है बट हम स्टेरॉइड नहीं दे पा रहे क्योंकि उसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो उस केस में हम बैरिसिटिनिब भी यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली रेमडेसिविर के साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं। नॉर्मली रेमडेसिविर को स्टेरॉइड के साथ कंबाइन करते हैं, बट अगर स्टेरॉइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो तो हम बैरिसिटिनिब यूज कर सकते हैं। बैरिसिटिनिब इज एन अल्टरनेटिव टू स्टेरॉइड व्हेन गिवन विद रेमडेसिविर। और बैरिसिटिनिब का मेन यूज क्या है? इसके अलावा कहाँ यूज करते थे पहले? रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा बैरिसिटिनिब। फिर हमने कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई। जो कोरोना वायरस है उसमें स्पाइक प्रोटीन होती है, उसकी सरफेस पे एक प्रोटीन होती है स्पाइक प्रोटीन, उसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई है कुछ टोरसिवीमैब करके एक दवाई है। ठीक है, तो आपको याद नहीं करनी है ये। बेसिकली जिस भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में वीआई आ जाए आज की डेट में, वो सारी जो होंगी वो कोविड-19 की होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे कोविड-19 के बारे में। ठीक है, तो दूसरा वायरस हमारा कंप्लीट हो गया कोविड-19। हमारा एचआईवी हो गया, कोविड-19 हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट थे दो। अब हम तीसरा वायरस पढ़ते हैं, वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए तीन तरह की दवाइयां हैं, मैकेनिज्म के हिसाब से तीन तरह की दवाइयां हैं। पहली दवाई है अनकोटिंग इनहिबिटर, अनकोटिंग इनहिबिटर। दूसरी दवाई है न्यूरैमिनिडेज इनहिबिटर, न्यूरैमिनिडेज इनहिबिटर। और तीसरी दवाई है पॉलीमरेज इनहिबिटर, पॉलीमरेज इनहिबिटर। एक एक करके पढ़ते हैं। अनकोटिंग, इन्फ्लुएंजा वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, कवरिंग होता है। जब ये सेल्स के अंदर जाता है तो न्यूक्लियर मटेरियल कवर रहता है, कोट है। तो अगर न्यूक्लियर मटेरियल कवर है तो ये तो आगे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, तो सबसे पहले उस कोट को हटाना पड़ेगा, वो कहते हैं अनकोटिंग। ठीक, तो अगर हम इस अनकोटिंग को इनहिबिट कर दें तो न्यूक्लियर मटेरियल फ्री नहीं होगा, जब आरएनए या डीएनए फ्री नहीं हुआ तो काम नहीं कर पाएगा। तो कौन करता है ये करता है अमांटाडिन, अमांटाडिन। और एक और दवाई है रिमांटाडिन। अमांटाडिन और रिमांटाडिन जो हैं ये अनकोटिंग को इनहिबिट करते हैं। और अगर एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि अमांटाडिन कहां यूज की थी, पहले हमने कहां पढ़ी थी? यस, पार्किंसोनिज्म में। अमांटाडिन एंटी पार्किंसोनियन भी है। ठीक, अब आ जाओ दूसरा न्यूरैमिनिडेज इनहिबिटर। क्या होता है? वायरस है, सेल के अंदर घुस गया, ये सेल है, सेल के अंदर वायरस एंटर कर चुका है, पूरा वायरस नया बन चुका है। अब इसको जाना है दूसरे सेल में। अब दूसरे सेल में जाने के लिए क्या करता है? ये वायरस यहां पे आके सेल मेम्ब्रेन पे बाहर लटक जाता है। क्या करता है वायरस? सेल मेम्ब्रेन पे यहां पे लटक जाता है, यहां पे रस्सी के साथ पकड़ा हुआ है, लटका हुआ है। ठीक है, ये छोड़ नहीं सकता खुद। इस रस्सी को काटने का काम करते हैं, इस रस्सी को काटने का काम करता है एंजाइम न्यूरैमिनिडेज।
न्यूरैमिनिडेज। तो न्यूरैमिनिडेज का काम क्या है? वायरस को इस सेल से फ्री करवाना। जब वायरस फ्री हो जाएगा तब वो दूसरे सेल्स में जा पाएगा। अगर हमने इसको इनहिबिट कर दिया तो वायरस फ्री नहीं हो पाएगा, वायरस इसी के साथ क्लम्प्ड रहेगा, इसी के साथ जुड़ा रहेगा। जब इसी के साथ चिपका रहेगा तो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है न्यूरैमिनिडेज इनहिबिटर्स का। और न्यूरैमिनिडेज इनहिबिटर्स की एग्जांपल्स हैं ओसेल्टामिविर, ओसेल्टामिविर, जिसका भी नाम मिविर में खत्म हो, ओसेल्टामिविर, ज़ेनामिविर एंड पिरामिविर। ओसेल्टामिविर, ज़ेनामिविर, पिरामिविर न्यूरैमिनिडेज इनहिबिटर्स हैं। और इनमें खास बात ये है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस हैं। किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस हैं? बर्ड फ्लू के लिए भी और स्वाइन फ्लू के लिए भी। ये बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हैं। बर्ड फ्लू क्या होता है? H5N1 और स्वाइन फ्लू क्या होता है? H1N1। तो आप याद कैसे कर लोगे? दोनों में N1 है, N का मतलब है न्यूरैमिनिडेज, 1 लुक लाइक I, तो I का मतलब है इनहिबिटर। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होंगी? न्यूरैमिनिडेज इनहिबिटर, न्यूरैमिनिडेज इनहिबिटर। ओसेल्टामिविर, ज़ेनामिविर, पिरामिविर। एक और चीज याद कर सकते हो, ओसेल्टामिविर का नाम O से शुरू होता है तो ये ओरल ड्रग है। ज़ेनामाविर का नाम Na के साथ होता है तो ये नेजल रूट से देते हैं। नेजल से नहीं देते, याद करने के तरीका है, इनहेलेशनल रूट से देते हैं, इनहेलेशनल। और पिरामिविर P से शुरू होता है, P का मतलब है ये पारेंट्रल है। पारेंट्रल मतलब इंजेक्टेबल दवाई है। ठीक, तो ओसेल्टामिविर ओरल है, ज़ेनामाविर इनहेलेशनल है और पिरामिविर पारेंट्रल है, इंजेक्टेबल है। ठीक, तो ये दूसरी दवाई होगी इन्फ्लुएंजा में। तीसरा है पॉलीमरेज इनहिबिटर। ये एक नई दवाई है, इसका नाम है बेलॉक्साविर। बेलॉक्साविर में सबसे खास बात क्या है कि ये अकेली दवाई है इन्फ्लुएंजा में जिसकी सिर्फ एक डोज चाहिए। तो बेलॉक्साविर इज सिंगल डोज ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा। सिंगल डोज ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इज अ न्यू ड्रग कॉल्ड बेलॉक्साविर। ठीक है, तो ये हो गए ड्रग्स फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट वायरस जो है हमारा वो है हर्पीज वायरस। अब बहुत सारे तरह के हर्पीज वायरस ह्यूमंस में इंफेक्शन करते हैं, तो इंपॉर्टेंट के नाम लिखते हैं पहले हम। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1 होता है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 2 होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है और साइटोमेगैलो वायरस होता है। ये 4 वायरस आपको पता होने चाहिए। इसमें HSV1 जो है ये करता है म्यूकोकुटेनियस हर्पीज, म्यूकोकुटेनियस हर्पीज एंड ऑल्सो इट कॉजेज हर्पीज एनसीफेलाइटिस, मतलब ब्रेन का और म्यूकोकुटेनियस। HSV2 जो है वो जेनाइटल हर्पेस करता है, ये एसटीडीज होती हैं, जेनाइटल हर्पेस। वेरिसेला जोस्टर क्या करता है? ये चिकन पॉक्स करता है, चिकन पॉक्स। और CMV क्या करता है? ये रेटिना का इंफेक्शन करता है, मेनली इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड लोगों में। तो जो पहली 3 हैं HSV1, HSV2 और वेरिसेला जोस्टर, इन तीनों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है एसाइक्लोविर। Acyclovir is a drug of choice for HSV1, HSV2 and varicella zoster। Acyclovir क्या करता है? सबसे पहले Acyclovir प्रो ड्रग है, ये खुद काम नहीं करता, इसको मेटाबोलाइज करके Acyclovir मोनोफॉस्फेट बनता है। अब Acyclovir मोनोफॉस्फेट मतलब इसका फॉस्फेट ग्रुप लगाया है, तो फॉस्फेट ग्रुप लगाने वाले एंजाइम का नाम क्या होगा? यस, काइनेज होगा। कौन सा काइनेज होता है? ये होता है थाइमिडिन काइनेज। कौन सा होता है? थाइमिडिन काइनेज। पर इसमें खास बात क्या है कि ये जो एंजाइम है थाइमिडिन काइनेज, ये ह्यूमंस का नहीं है, ये वायरस का है। तो वायरस का एंजाइम इसको एक्टिवेट करता है। तो जब मोनोफॉस्फेट बना उसके बाद उससे डाइफॉस्फेट बन जाएगा और उससे ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। अब डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट भी थाइमिडिन काइनेज बनाते हैं, बट ये वाले जो थाइमिडिन काइनेज हैं ये ह्यूमन है। पहले वाला वायरस का था, बाकी दोनों ह्यूमंस के हैं। और जब एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट बन गया तो ये अपना नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर दे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है डीएनए पॉलीमरेज का। तो जब डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिट हो गया तो वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। सिंपल मैकेनिज्म। अब क्या है कि एसाइक्लोविर ड्रग ऑफ चॉइस है HSV1, HSV2 और वेरिसेला जोस्टर में। फिर क्या हुआ, एक दिन वायरस को एहसास हुआ
कि भैया मैंने क्या किया, मैंने थाइमिडिन काइनेज दे दिया अपना, और उसने क्या किया, ए साइक्लोविर को एक्टिवेट कर दिया। मतलब मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, मैंने अपने ही अगेंस्ट एक दवाई को एक्टिव कर दिया। तो इस वायरस ने अपनी गलती सुधार ली। कैसे सुधारी? उसने थाइमिडिन काइनेज में म्यूटेशन कर दी। अगर इसमें म्यूटेशन हो गई तो ए साइक्लोविर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो ए साइक्लोविर को रेजिस्टेंस क्यों होती है? ड्यू टू म्यूटेशन इन थाइमिडिन काइनेज, वायरस वाले थाइमिडिन काइनेज। अब ए साइक्लोविर में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि ए साइक्लोविर इज शॉर्ट एक्टिंग। ए साइक्लोविर बहुत शॉर्ट एक्टिंग है, इसको दिन में 5-6 बार देना पड़ता है। और दूसरा, ए साइक्लोविर नेफ्रोटॉक्सिक भी है, किडनी भी डैमेज करता है। तो फिर हमने सर्च किया कि कोई लॉन्ग एक्टिंग दवाई तो हो एटलीस्ट, जिसको हम दिन में 1-2 बार दे पाए। तो फिर हमने लॉन्ग एक्टिंग दवाइयां बनाई इसी ग्रुप की। ग्रुप सेम है, मैकेनिज्म सेम है, बट लॉन्ग एक्टिंग है। तो लॉन्ग एक्टिंग दवाइयां कौन सी हैं? वो है वाल ए साइक्लोविर, वाल ए साइक्लोविर, फैम साइक्लोविर, फैम साइक्लोविर, पेन साइक्लोविर। ये सारी ए साइक्लोविर वाले ग्रुप की हैं, बट उससे लॉन्ग एक्टिंग है। ठीक है, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस हैं किसमें? HSV1, HSV2 और वेरिसेला जोस्टर। बट ये दवाइयां सीएमबी में काम नहीं आती, साइटोमेगैलो वायरस में काम नहीं आती। साइटोमेगैलो वायरस के लिए दूसरी दवाई यूज करते हैं जिसका नाम है जैन साइक्लोविर। जैन साइक्लोविर इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर साइटोमेगैलो वायरल रेटिनाइटिस। सीएमवी रेटिनाइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है जैन साइक्लोविर। और जैन साइक्लोविर का मेजर साइड इफेक्ट होता है बोन मैरो सप्रेशन। जैन साइक्लोविर कॉजेज बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो सप्रेशन मेन साइड इफेक्ट है जैन साइक्लोविर। अगर सीएमवी जैन साइक्लोविर को रिस्पॉन्ड ना करे, रेजिस्टेंस हो जाए, तो उसके लिए एक और दवाई है हमारे पास, उसका नाम है फॉस्कारनेट। फॉस्कारनेट कब यूज करेंगे? अगर जैन साइक्लोविर काम ना करे। बट फॉस्कारनेट जो है बहुत टॉक्सिक दवाई है, नॉर्मली यूज नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। क्या टॉक्सिसिटी है? फॉस्कारनेट करती है हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम कम कर देती है, हाइपोकैल्सीमिया करती है। दूसरा क्या करती है? ये किडनी फेल कर सकती है, रीनल डैमेज कर सकती है, नेफ्रोटॉक्सिक है, किडनी फेल कर देगी। और तीसरा जो है, ये कर सकती है जेनाइटल अल्सर्स। तो 3 मेन साइड इफेक्ट है फॉस्कारनेट के, हाइपोकैल्सीमिया, किडनी फेलियर एंड जेनाइटल अल्सर्स। इसलिए फॉस्कारनेट को तभी देते हैं अगर किसी और से ठीक ना हो तो। ओके, तो ये हो गया हमारा हर्पीज वायरसेस के बारे में। ओके, तो अब हम आते हैं लास्ट वायरस जो है हमारा हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस, हमें पता है कि हेपेटाइटिस के 5 वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। इनमें से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये अपने आप ठीक हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग। मतलब हमें सिर्फ फीवर वगैरह ठीक करना है, जब वो ठीक होगा वायरस अपने आप चला जाएगा। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, कोई एंटीवायरल की जरूरत नहीं। फिर हेपेटाइटिस डी का हमें पता है वो अकेला कभी इंफेक्शन कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ उन्हीं को करता है जिसको हेपेटाइटिस बी हो, तो इसके लिए अलग से दवाई की जरूरत नहीं है। तो इफेक्टिवली हमारे पास 2 हेपेटाइटिस बचे, एक हेपेटाइटिस बी और दूसरा हेपेटाइटिस सी। अब हेपेटाइटिस बी जो होता है, जब अक्यूट केस आए, पेशेंट को अक्यूट हेपेटाइटिस बी है, तो उस केस में हमें कोई एंटीवायरल दवाई देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करो, फीवर वगैरह को ठीक करो, काम ओके। बट अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी हो जाए तो इसमें ट्रीटमेंट चाहिए। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है टिनोफोविर, टिनोफोविर, और एक और दवाई है एंटिकाविर। इनको ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं, टिनोफोविर को या एंटिकाविर को, दोनों फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। अगर इनसे काम ना बने तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो ओरल दवाइयां यूज कर सकते हैं या फिर इंजेक्टेबल दवाइयां यूज कर सकते हैं। ओरल दवाइयां जो अल्टरनेटिव बची वो हैं लेमीवुड और एमट्रीसिटाबिन, और जो इंजेक्टेबल दवाई है वो है इंटरफेरोन्स। अब क्या है, हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि दवाइयों ने बोला था लेट अस ट्रीट हेपेटाइटिस बी। तो लेमीवुडिन,
एमट्रीसिटाबिन, टेनोफोविर, ये वो दवाइयां हैं। और टेनोफोविर हमने क्या बोला है कि फर्स्ट लाइन ड्रग है या ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, तो इंजेक्शन इंटरफेरॉन के आते हैं, बट इंटरफेरॉन बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, तो रिजर्व्ड केसेस में रखते हैं, जब कहीं ठीक नहीं हो रहा तो इंजेक्शन देंगे। ओके, तो ये हो गया हेपेटाइटिस बी। अब आते हैं हेपेटाइटिस सी। अब हेपेटाइटिस सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें 5 साल पहले तक एक भी दवाई नहीं थी जिसको ओरल दे सके। मेन दवाइयां जो इसमें यूज करते थे या तो रिबाविरिन यूज करते थे या फिर हम इंटरफेरॉन यूज करते थे, और इनमें से दोनों में से कोई भी ओरल नहीं दे सकते, और इंटरफेरॉन तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी है, तो इसलिए हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट बहुत खराब होती थी पहले। बट पिछले 5 सालों में हमने बहुत सारी दवाइयां बनाई हैं जिनको हम ओरल दे सकते हैं, ओरल ड्रग्स दे सकते हैं, बहुत सारी दवाइयां बनाई हैं। तो 3 मेन मैकेनिज्म की हमने दवाइयां बनाई हैं जिनको ओरल दे सकते हैं। कौन कौन से 3 मैकेनिज्म हैं? पहला मैकेनिज्म, द ड्रग में इनहिबिट प्रोटीएज एंजाइम इन दी हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी का प्रोटीएज इनहिबिटर। दूसरा हमारे पास मैकेनिज्म है हेपेटाइटिस का आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिट करना, जिसका नाम है NS5A। NS5A एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, दूसरा NS5B आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो दैट मींस 2 तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं, NS5A, NS5B, दोनों में से किसी को भी इनहिबिट कर देंगे, हेपेटाइटिस सी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो 3 तरह की दवाइयां हैं। प्रोटीएज इनहिबिटर जो दवाइयां हैं, इन सब का नाम खत्म होता है प्रेविर में। प्रेविर, लाइक बोसे प्रेविर, टीला प्रेविर, ग्रेजो प्रेविर, पेरिटा प्रेविर, जिसका भी नाम प्रेविर में खत्म होगा वो प्रोटीएज इनहिबिटर है हेपेटाइटिस सी का। जिसका भी नाम आसविर में खत्म होगा वो NS5A इनहिबिटर है, जैसे एल बासविर, लेडी पासविर, डाकला टासविर, ओम्बी टासविर। तो जिसका भी नाम आसविर में खत्म होता है वो NS5A इनहिबिटर है। और लास्टली जिनका नाम ब्यूविर में खत्म होता है, ब्यूविर में, वो NS5B इनहिबिटर हैं, जैसे सोफोस ब्यूविर, डासा ब्यूविर, बैक्ला ब्यूविर, जो ब्यूविर में खत्म होता है। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे करोगे? बहुत आसान है, नाम में ही लिखा हुआ है। प्रेविर के नाम में क्या लिखा है? प्रोटीएज ऑफ द वायरस, ये वायरस के प्रोटीएज को इनहिबिट करेगा, प्रेविर। आसविर के नाम में क्या लिखा है? ये वायरस का, VIR वायरस, S लुक लाइक 5 और A, ये 5A को इनहिबिट करता है, वो आसविर होगा। और ब्यूविर के तो नाम में लिखा है वायरस के B को इनहिबिट करने वाला ब्यूविर। ठीक है, तो प्रेविर प्रोटीएज इनहिबिटर है, आसविर NS5A इनहिबिटर है, और ब्यूविर NS5B इनहिबिटर है। और ये सारी की सारी दवाइयां ओरल देते हैं हेपेटाइटिस सी, और इनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करते हैं हेपेटाइटिस सी के डिफरेंट जीनोटाइप्स में। याद नहीं करनी, बहुत सारे जीनोटाइप हैं हेपेटाइटिस सी के, ABCD-G तक है, बहुत सारे हैं, और हर एक में अलग कॉम्बिनेशन यूज होती है। तो सिर्फ इतना याद करना है कि ओरल दवाइयां डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा एंटीवायरल ड्रग्स। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। स्टार्ट किया हमने जनरल मैकेनिज्म से कि वायरस सेल के साथ फ्यूज होगा, उसके अंदर जाएगा, जेनेटिक मटेरियल को पहले फ्री करेगा, अनकोटिंग करेगा, जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसके बाद प्रोटीन्स बनेंगी, उनको एक्टिव करना पड़ेगा, फिर बाहर आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स को रोक सकते हैं। स्टार्ट किया हमने सबसे पहले HIV की दवाइयों से। HIV में 4 तरह की दवाइयां पड़ी, फ्यूजन इनहिबिटर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो कि 2 तरह की थी, NRTI, NNRTI, तीसरा इंटीग्रेज इनहिबिटर, और चौथा प्रोटीएज इनहिबिटर्स। फिर HIV की ट्रीटमेंट पढ़ी हमने। उसके बाद हमने पढ़ा कोविड-19। कोविड-19 में हमने बताया कि FDA अप्रूव्ड एक ही दवाई है, रेमडेसिविर, और एक ही दवाई मोर्टेलिटी रोकती है, वो है स्टेरॉइड्स। ठीक है, स्टेरॉइड बच्चों में दे सकते हैं, बड़ों में दे सकते हैं, और हमने क्या बताया था कि ओनली लाइफ सेविंग दवाई है स्टेरॉइड्स। फिर हमने तीसरा पढ़ा इन्फ्लुएंजा के लिए। इन्फ्लुएंजा में हमने 3 तरह की दवाइयां पढ़ी, एक जो कि अनकोटिंग को रोकते हैं, अमांटाडिन, दूसरा न्यूरेमनिडेज को रोकते हैं, ओसेल्टामिविर वगैरह, बर्ड फ्लू वगैरह के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, और तीसरी नई दवाई थी बेलॉक्साविर जो पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है, सिंगल डोज ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा। फिर उसके बाद फोर्थ हमने पढ़ा हर्पीज वायरसेस। हर्पीज वायरसेस में क्या था?
HSV1, HSV2 साइटोमेगैलोवायरस में ए साइक्लोविर ड्रग ऑफ चॉइस है और CMV में जैन साइक्लोविर ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर लास्टली हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा हेपेटाइटिस वायरसेस, तो हेपेटाइटिस बी में टेनोफोविर ड्रग ऑफ चॉइस है। हेपेटाइटिस सी में 3 तरह की ओरल दवाइयां हैं, प्रेविर, आसविर, व्यूविर। ठीक है, प्रेविर्स आर प्रोटेज इनहिबिटर, आसविर्स आर 5A इनहिबिटर, व्यूविर्स आर 5B इनहिबिटर्स। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम MCQs कर लेते हैं। Which of the following drug can be used for treatment of severe COVID-19 pneumonia in children? तो steroids are the drug of choice. They are the only life-saving drug. रेमडेसिविर बच्चों को नहीं देते, आइवरमेक्टिन COVID-19 में ही नहीं अप्रूव्ड है, तो ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता, आंसर स्टेरॉयड हो जाएगा। ओके, A newly diagnosed tuberculosis patient was found to be HIV positive. Which statement is true? बेसिकली HIV विद TB हो तो हमने क्या बताया था कि ATT शुड बी स्टार्टेड फर्स्ट फॉलोड बाय ART 2 वीक्स लेटर। ATT इज एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, ART इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो ART बाद में देनी है, ATT पहले देनी है। Which of the following drug improves bioavailability and prolongs duration of action of sequinavir? मतलब सेक्विनाविर के लिए कौन सी बूस्टिंग वाली दवाएं देंगे, कौन सी दवाई बूस्ट करती है? रिटोनाविर। याद है, रिटोनाविर CYP3A4 को इनहिबिट करेगी, सेक्विनाविर का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। रेमडेसिविर का मैकेनिज्म हमने बताया था, रेमडेसिविर इज RDRP इनहिबिटर, मतलब RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर। और सेल्टामेविर का मैकेनिज्म क्या बताया था, सारे एमिविर्स क्या करते हैं, न्यूरेमिनिडेज को इनहिबिट करते हैं। रिमेंबर H1N1 H5N1 में ड्रग ऑफ चॉइस है, तो N1 का मतलब है न्यूरेमिनिडेज इनहिबिटर्स है, न्यूरेमिनिडेज इनहिबिटर्स। विच ड्रग इज एसोसिएटेड विद पिगमेंटेशन ऑफ हैंड एंड सोल्स? पिगमेंटेशन ऑफ हैंड एंड सोल कौन सी कर रही थी? यस, ये कर रही थी एमट्रीसिटाबिन। एमट्रीसिटाबिन आंसर है। बाकियों के साइड इफेक्ट बता दो। नेविरापिन क्या है? हिपैटोटॉक्सिक है, हम कह रहे हैं नावीरा पीना नहीं है। जिडोविडिन बोन मैरो सप्रेशन करता है और अबाकाविर मायोकार्डियल इन्फाक्शन करता है। ओके, गिवन डायग्राम शो लाइफ साइकिल ऑफ HIV। स्टेप 4 पे कौन सी दवाई काम करती है? पहले स्टेप 4 देख लेते हैं क्या है। पहले बाइंड हुआ, फिर फ्यूज हुआ, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने काम किया और इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को इनहिबिट करने वाली दवाई के नाम में ही लिखा है, टीग्रा नाम में आएगा, इंटीग्रेज इनहिबिटर राल्टिग्राविर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। मेरा मैसेज क्या है आपको कि अगर आपको किसी भी मिशन में, किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है, तो आपका फोकस उस पर होना चाहिए पूरा, सिंगल माइंडेड मतलब सिर्फ वही दिखना चाहिए आपको। अर्जुन, जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती है ना, वैसे दिखना चाहिए आपको, अपना सिर्फ गोल दिखना चाहिए। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, FMG क्लियर करना है या फिर PG में अच्छा रैंक लाना है, तो आपका फोकस वही होना चाहिए। सारी डिस्ट्रैक्शन छोड़ के गोल की तरफ मेहनत करते जाओ, पक्का सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।